खुशी मुस्कराते हुए तन्वी की तरफ आई और सीधे उससे गले लगते हुए बोली, तन्वी यार तुझसे मिले कितने दिन हो गए, कहाँ थी तू इतने दिनों से। तन्वी भी खुशी को देखकर खुश थी क्योंकि उसे ये थोड़ी ना पता था कि खुशी आशिका और रोहन की वजह से ही तो उस दिन आरुष लंदन चला गया था। तरंग बस तन्वी और खुशी को देखकर एक स्माइल कर रहा था। उसे तन्वी की खुशी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, इसलिए तो वो उसके और उसके खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। इधर खुशी तन्वी से अलग हुई तो उसकी नज़र बगल में खड़े तरंग में गई जो बस उन्हें ही देख रहा था। खुशी एक नज़र तरंग को देखी, फिर वो तन्वी की तरफ देखते हुए बोली, वाह ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या। वैसे मैंने तो सुना था तेरी शादी आरुष से हो गई थी और तेरे मंगेतर की शादी रूहानी से हो गई थी, तो फिर ये कौन है। खुशी थोड़ा इठलाते हुए तरंग पर तंज कसते हुए बोली। तो उसकी बात पर एक बार फिर तन्वी का जख्म जो कुछ भरने को ही हुआ था कि फिर से उसके जख्म को खुशी ने उधेड़ दिया। वो अपना सर झुकाए बस सन सी खड़ी ही रह गई। वही तरंग तन्वी को देख पा रहा था कि वो फिर से अपने दर्द को याद करने लगी, तो वो कसकर तन्वी का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा देता है। खुद भी वो ड्राइविंग सीट में आकर बैठ गया। फिर वो तन्वी के साथ वहां से निकल गई। वही खुशी जो तन्वी को ऐसे देख एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने कार में बैठकर वहां से निकल गई। ऐसे ही रात हो गई। तन्वी और तरंग उसी वक्त घर आ गए थे। सभी लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में थे। तरंग तन्वी के साथ उसके ही कमरे में बैठा उसके दिल को बहलाने की कोशिश में लगा था। वही रूहानी और विवान भी अपने कमरे में थे। रूहानी फ्रेश होकर बेड में ऐसे ही लेटे लेटे बसीनस की कुछ किताबें पढ़ रही थी। वही विवान जो अपने रूम से ही अटैच्ड स्टडी रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था। कल से उन दोनों के बीच एक अलग सी खामोशी पसरी हुई थी जिसे समेटने की कोशिश ना विवान कर रहा था और ना ही रूहानी कर रही थी। कुछ ही देर में विवान स्टडी रूम से अपने कमरे में आया। उस वक्त रूहानी जो किताब पते पते थक कर किताब को अपने मुंह को ढके हुए सो गई है। रूहानी को सोता देख विवान उसके थोड़ा सा करीब आया और उसके चेहरे से किताब को हटाया, तो रूहानी को देख विवान के चेहरे पर एक खुशी तैर गई। वो सोती हुई बहुत क्यूट लग रही थी। उसके गोरे गोरे गाल जो सोते वक्त टमाटर की तरह लाल दिख रहे थे। विवान रूहानी के माथे पे एक लाइट किस करते हुए उसके बाल को प्यार भरी नजरों से सहलाते हुए बोला, तू जो मेरी जिंदगी में आया तो मैंने अपने हर लम्हों को तेरे नाम कर दिया। तेरी हर खुशी के लिए मैंने खुद की खुशी को तुझ पर कुर्बान कर दिया। तेरे इस हसीन चेहरे को जब मैंने अपने सीने से लगाया तो एहसास हुआ कि तेरे हर गम को मैंने अपने नाम कर दिया। मैंने अपने नाम कर दिया। तू मेरा जुनून है, तू मेरी तड़प है, तू मेरी चाहत है, तू मेरी आशिकी, तू ही मेरी पूरी कायनात है। विवान इतना बोल रूहानी के बगल में बैठकर उसके सर को सहलाने लगा। देखते ही देखते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। रूहानी विवान की बाहों को किसी बच्चे की जकड़े सो रही थी। वही विवान भी रूहानी को खुद में ही समेटे सुकून से सो रहा था। बिल्कुल आज ही की तरह आज की रात के साथ साथ अगला दिन भी बीत गया। शुरुआत हुई एक नई सुबह की। आज तन्वी और रूहानी बेहद खुश थी क्योंकि आज सीबीआई ऑफिसर रणविजय के डैड आज इंडिया आने वाले थे और बात के मुताबिक उनके इंडिया आते ही तन्वी और रूहानी दोनों रणविजय के डैड से मिलने रणविजय के घर जाएंगे। लेकिन अभी तो उन्हें पहले ऑफिस जाना था। रूहानी अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। वही विवान जो उसी वक्त वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया था वो अभी सिर्फ बाथरूम में था। रूहानी की नज़र जैसे ही विवान पर पड़ी वो जल्दी से अपने आंखों में अपने हाथ रख कर पीछे पलटी और फिर तेज आवाज में चिल्लाई, ये तुमने क्या पहन रखा है, जल्दी अपने कपड़े पहनो। रूहानी की बात पर विवान को हंसी आ गई। वो थोड़ा हंसते हुए रूहानी के करीब गया और उसे पीछे से हग कर लिया। फिर उसके दोनों बाजुओं को अपने सख्त हाथों से जकते हुए धीरे से उसके कानों के पास अपनी गर्म सांसों को महसूस कराते हुए बोला, बेबी डॉल ये क्या बात हुई, तुम अपने पति को नहीं देखोगी तो किसे देखोगी। विवान की बात पर पहले तो रित को शर्म आती है, लेकिन फिर वो उसका हाथ झटक कर थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे प्यारे पतिदेव हो तो ये सब तुम्हारी बेशर्मी चलेगी। रूहानी ये बात थोड़ा हकलाते हकलाते बोल रही थी। वही विवान जो रूहानी को ऐसे यूं शर्माता देख बस स्माइल किए जा रहा था, लेकिन वो कड़क लहजे में बोला, इधर देखो। फिर भी रूहानी नहीं विवान की तरफ नहीं पलटी। ये देखकर विवान फिर से कड़क टोन में बोला, मेरी तरफ देखो। ठीक है नहीं देखना है मत देखो, लेकिन अभी मैं ऐसे ही आकर तुम्हें किस करने लगूंगा, बोलो मंजूर है।
विवान की बात पर रूहानी हड़बड़ा गई क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक तन्वी की शादी नहीं हो जाती है तब तक वो विवान के करीब नहीं जाएगी। रूहानी हड़बड़ाकर अपने आंखों को भिजते हुए पलटी तो विवान उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हें मुझे देखने का पूरा हक है। विवान के ये शब्द एकदम दिल को छू जाने वाले थे। वही हुआ भी रूहानी के दिल के जज्बात उभर कर दिल के बाहर आने कगे लगे, लेकिन वो उन जज्बातों को अपने दिल में ही दबाए अपनी आंखें खोली तो उसे देख विवान एक मुस्कान के साथ उसके माथे में लाइट किस करके चेंजिंग रूम में चेंज करने चला। इधर तन्वी के कमरे में तन्वी भी रेडी हो चुकी थी। वो अभी बेड में बैठी अपने फ़ोन में कैंडी क्रश खेल रही थी। ये गेम तन्वी का फेवरेट गेम है। तभी उसके कमरे में काम्या जी आई। काम्या जी को देखकर तुरंत वो खड़ी हुई और उनका पैर छूकर डायरेक्ट उनके गले लग गई। काम्या जी तन्वी के पिठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, आप उदास है? तन्वी और रूहानी को आज रणविजय खुराना ले डैड साहिल खुराना से मिलने जाना था, इसलिए वो उनसे बोली, नहीं दादी, आज हम अपने इंतकाम की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे लिए हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। काम्या जी को ये तो पता नहीं था कि आज वो किससे मिलने वाली है और क्यों मिलने वाली है, पर इतना जरूर पता था कि उनकी पोतिया जो भी करेगी वो सही ही करेगी। उन्हें रूहानी और तन्वी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो ना तो तन्वी से ज्यादा सवाल की और ना ही ज्यादा कुछ पूछी। वो बस एक शब्द में बोली, हमें आप पर पूरा भरोसा, आप जो भी करेंगी वो सही ही करेगी, इसलिए हम आपसे कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे, बस आपको अपना आशीर्वाद देंगे। काम्या जी की बात पर तन्वी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू सो मच दादू। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए डिनिंग एरिया में आ गए। इधर डिनिंग एरिया में पहले से ही सभी लोग आ चुके थे। विवान और रूहानी भी वहां साथ में आ गए। सभी लोग ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करते करते विवान बार बार रूहानी के पैरों को अपने पैरों से फंसाकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रूहानी विवान की इस हरकत पर थोड़ा सा उसके करीब आई और फिर उसके कान के पास जाते हुए बोली, डोंट वरी बेबी, अभी हम भी तुम्हें बताते हैं। रूहानी का यूं उसको पहली बार बेबी बोलना विवान को तो बेहद पसंद आया है, लेकिन वो हैरान भी था कि आखिर रूहानी ने उसे बेबी बोल तो बोल कैसे दिया। वो बड़ी बड़ी आंखों से रूहानी को घूरने लगा। तभी उसे उसके पैर में जोरदार जिसी चीज के चुभने की तड़प महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जिसे किसी ने उसके पैरों में पत्थर गिरा दिया हो। आज वो पहली बार उछलते हुए खड़ा हो गया। विवान की इस तरह यूं सबके सामने ऐसा करने से सभी लोग बड़ी बड़ी आंखों से उससे ही घूरने लगे। वही रूहानी जो बस एक शैतानी स्माइल पास किए जा रहा था। विवान ने घूरकर उसे देखा तो रूहानी अब और ज्यादा जोर से हंसने लगी। क्या हुआ माफिया साहब, चूहा था क्या? विवान ने अपनी दोनों आईब्रोज आपस में जोते हुए बोला, हाँ चूहा है। नहीं चूहिया थी, वो भी शैतानी और बड़ी वाली चूहिया। ये हो क्या रहा, कब से हम तुम दोनों को देख रहे हैं, तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? आराधना जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। वही तन्वी तरंग काम्या जी भी बस घूर घूर के बड़ी बड़ी आंखों से रूहानी और विवान को ही देखे जा रहे थे। वही विवान रूहानी का हाथ पकड़ता है और फिर उसे खड़ा करके सीधे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर कड़क आवाज में बोला, सब पता चल जाएगा। इतना बोल वो रूहानी को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे में जाने लगा। वही सभी लोग विवान की इस हरकत पर और ज्यादा हैरान थे। वही रूहानी बार बार चिल्ला रही थी, छोड़ो हमें, तुम्हें शर्म नहीं आती है? विवान ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अभी बताता हूँ कि आखिर शर्म होती क्या है। क्या कहा? रूहानी ने थोड़ा चीरते हुए कहा। तो फिर विवान ने मुस्कुराते हुए बोला, जो तुमने सुना है बेबी डॉल। फिर वो रूहानी को अपने कमरे में ले गया, उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। रूहानी हैरान थी। वो विवान को खुद से धक्का देते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, हमसे दूर हटो। तुम्हें याद नहीं है कि हमने कसम खाई है जब तक तन्वी की जिंदगी में कोई शामिल नहीं होता तब तक हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। विवान ने रूहानी के हाथों को अपने लबों से चूमते हुए कहा, हाँ तुमने कसम खाई है कि तुम मेरे करीब नहीं आओगी, पर मैंने थोड़ी ना खाई है तो मैं तो तुम्हारे करीब आऊंगा ही। रूहानी बड़ी बड़ी आंखों से विवान को घूरे जा रही थी। वो बोली, प्लीज हमारी बात मान जाओ। अच्छा सॉरी, हमने अभी जो नीचे लिविंग एरिया में किया उसके लिए प्लीज। फिर वो अपने मासूम से चेहरे को और मासूम बनाते हुए बोली, अच्छा तुम मेरे प्यारे मिस्टर हैंडसम हो ना, तो प्लीज अपनी डॉल की बात मान जाओ। विवान एक झटके में रूहानी के बगल में लेट गया। फिर बोला, तुम टेंशन मत लो डॉल, जब अब तुम्हारी मर्जी होगी तभी अब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा।
विवान की बात पर रूहानी भी मुस्कुरा दी और फिर दोनों नीचे लिविंग एरिया में वापस से आए। अभी लिविंग एरिया में कोई नहीं था। विवान अपने इंडस्ट्रीज चला गया, वहीं रूहानी भी तन्वी के साथ रायचंद इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। विवान की बात पर रूहानी भी मुस्कुरा दी और फिर दोनों नीचे लिविंग एरिया में वापस से आए। अभी लिविंग एरिया में कोई नहीं था। विवान अपने इंडस्ट्रीज चला गया, वहीं रूहानी भी तन्वी के साथ रायचंद इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। ऐसे ही शाम हो गई। शाम को तन्वी और रूहानी वापस से सीक्रेट एजेंसी नहीं गए बल्कि होटल ब्लू मून गए, क्योंकि रणविजय ने उन्हें होटल ब्लू मून है आने को कहा था। दरअसल रणविजय के डैड घर के बजाय उनसे वही मिलने वाले थे, इसलिए रणविजय ने रूहानी ने नो में कॉल करके उन्हें वही आने को कहा था। रूहानी होटल में गई तो वहां एक अलग सा हलचल मचा था। सभी लोग शायद किसी के आने की राह तक रहे थे, लेकिन रूहानी और तन्वी इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो रूम नंबर 004 की तरफ बढ़ गई, जहां रणविजय के डैड साहिल खुराना उनका रणविजय के साथ इंतजार कर रहे थे। दोनों उस कमरे में गई तो वहां लगभग 55 साल का आदमी था। वो था तो 55 साल का, पर दिखने अभी भी यंग लगता था। वही रणविजय उनसे बोला, ये है मेरे डैड साहिल खुराना। रूहानी और तन्वी ने साथ में कहा, लो सर। साहिल जी ने भी कहा, सिट प्लीज। तो रूहानी और तन्वी वही सोफे पे बैठ गए। उनके बैठते ही रूहानी पटाख से बोली, आप हमें विक्रांत रायचंद और महेश रायचंद के बारे में बता सकते हैं? ये सुन साहिल जी बोले, वैसे आपको उनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आखिर कोई तो वजह होगी। दरअसल विक्रांत जी और महेश जी दोनों उस वक्त के द टॉप माफिया किंग तो थे ही, लेकिन उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया था, बल्कि उनके माफिया वर्ल्ड के किंग होने का कारण सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा करना था। इसलिए वो सीक्रेट एजेंसी के हेड भी थे और उस वक्त रणविजय के डैड साहिल खुराना उनके असिस्टेंट मैनेजर थे, जिन्हें उनके बारे में एक एक चीज पता था। और रणविजय ने पहले ही साहिल जी, रूहानी और तन्वी के बारे में सब कुछ बता दिया था। रूहानी बोली, क्योंकि हमें उनके कातिलों का पता करना है। साहिल जी बोले, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी टीम ने इस मैटर में पूरे 3 साल काम किया। उन्होंने 3 सालों तक सर के कातिलों का पता करने की कोशिश की, पर उनका कोई पता नहीं चला। तन्वी थोड़े अटकटाते हुए बोली, ये नहीं हो सकता है। हमें अपने मॉम डैड के कातिलों को उनके किए की सजा देना है। हम ऐसे उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। रूहानी भी बोली, हाँ। साहिल जी एक गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है तो सुनिए। उसके बाद वो हर एक चीज विक्रांत जी और महेश जी के बारे में बता देते हैं, जिसे सुन तो जैसे तन्वी और रूहानी के रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम से पैनिक हो उठी। साहिल जी ने ऐसा क्या बताया रूहानी और तन्वी को विक्रांत जी और महेश जी के बारे में? ये हम बाद में जानेंगे। तब तक के लिए इस गुप्त रहने देते हैं सस्पेंस। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। गाइज, कुछ ही देर में वो दोनों कमरे से बाहर आए। उनके साथ रणविजय भी था। रणविजय आज बार बार रूहानी से चिपकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूहानी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं कर रही थी, पर तन्वी ये अच्छे से गौर कर रही थी। तन्वी और रूहानी साथ में होटल में आए तो रणविजय बोला, लेडीज, अब तुम सबका क्या प्लान है? तन्वी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, आपको उससे कुछ हम कुछ भी करे, आपका जो काम था वो आपने कर दिया, सो अब आपकी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस पर रणविजय उससे जगने के लहजे में बोला, अच्छा तो वही बात ना, अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। तन्वी भी उसी पर तंज कसते हुए बोली, हाँ। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे में जगने में बिजी हो गए। इधर रूहानी, जिसकी निगाहें होटल के ही दरवाजे में अटकी थी, लेकिन तन्वी और रणविजय की झगड़े की वजह से उसे डिस्टर्ब भी हो रहा था, इसलिए वो धीरे से ही बोली, प्लीज तुम लोग शांत रहो गाइज। रूहानी की आवाज सुन रणविजय और तन्वी एकदम से चुप हो गए और वो भी दरवाजे की तरफ देखने लगे। वही होटल के दरवाजे से पहले 4 बॉडीगार्ड्स अंदर आए, जिन्होंने अपने हाथ में राइफल थामी थी। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि वो कितने खतरनाक है। वही होटल का मैनेजर और स्टाफ अपने हाथों को बांधे और सर झुकाए खड़े किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक डर भी था। रूहानी उन्हें नोटिस कर बोली, आखिर ऐसा कौन आने वाला है जिसके लिए ये सब ऐसे खड़े हैं? तन्वी भी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पता नहीं यार, पर इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि कोई खौफनाक शख्स आने वाला है। रणविजय भी बस अपनी नजरें बिछाए उधर ही देख रहा था कि इधर रूहानी मन में ही बोली, अच्छा
ऐसा अब ऐसा कौन पैदा हो गया जो मिस्टर माफिया से भी खौफनाक है, जरा हम भी देखे। तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आया जिसने थ्री पीस सूट पहना था। वो दिखने में काफी हॉट था, लेकिन उसे देख रूहानी और तन्वी हैरान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, उनकी आंखों में एक गजब की चमक थी। रूहानी के मुंह से निकला विवान। तन्वी भी पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगी। इधर वो शख्स जो था वो विवान ही था। विवान आज यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, लेकिन विवान ओबरॉय जैसी हस्ती का होटल में आना कोई छोटी बात नहीं थी। विवान जहाँ भी जाता वहाँ जैसे चांद सितारे खुद ब खुद जगमगा उठते थे। वही आज होटल ब्लू मून में हुआ था। विवान वही होटल में चला गया जहां उसकी बिजनेस मीटिंग थी। वहां पहले से ही उसके क्लिंट्स मौजूद थे। उसकी नज़र होटल में ही मौजूद रूहानी और तन्वी पर नहीं गई थी। तन्वी रूहानी के पास आई और बोली, चल ना, अब हम घर चलते हैं। रूहानी उसके हाथ को पकड़कर एक आंख मारते हुए बोली, बेबी गर्ल, इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे भी यहाँ विवान भी है और हमने तरंग को बुलाया है डिनर के लिए। हम डिनर यही करेंगे। तू पागल हो गई है क्या? अभी शाम के बज रहे हैं और हम डिनर रात के 9 बजे से पहले करने वाले नहीं है। तन्वी ने एक नज़र रूहानी को घूर कर देखा, फिर बोली, ओह डार्लिंग, हमने कहा ना तरंग आ रहा है, तब तक हम घूमेंगे और 1 से 2 घंटे में तो विवान की मीटिंग भी खत्म हो ही जाएगी। उसके बाद हम सब एक साथ डिनर करके घर जाएंगे। इधर रणविजय, जो उनकी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, वो बीच में ही टपकते हुए बोला, क्या तुम दोनों विवान ओबरॉय को जानती हो? दरअसल रूहानी विवान को देखकर अपने मन में पूरी तरह ठान चुकी थी कि वो आज उसके साथ डिनर करके ही जाएगी, और उसने पहले से ही तरंग को आने के लिए कह दिया था, जिससे तन्वी और तरंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। वही रणविजय उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। वो हैरान था रूहानी के मुंह से बार बार विवान का नाम सुनकर। वैसे भी रूहानी और विवान की शादी अभी सबसे छिपी थी, और वही रणविजय को ये भी नहीं पता था कि विवान महेश ओबरॉय का ही बेटा है। वही रूहानी रणविजय से बोली, अब तुम जा सकते हो, हमारा फ्रेंड आ रहा है, हम उसी के साथ अभी रहेंगे। रूहानी ने रणविजय को इस तरह से जाने को कहा था को वो चाहकर भी वहां नहीं रुक सकता था। वो उदास मन से वहां से चला गया, लेकिन अभी भी उसके मन में ये बात चल रही थी कि आखिर ये दोनों विवान ओबरॉय को कैसे जानते हैं। रणविजय के जाते ही दोनों होटल के बाहर आए, तभी तरंग भी वहां आ गया। तरंग को देखकर रूहानी उछलते हुए बोली, वाओ ग्रेट, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तरंग भी मुस्कुराते हुए बोला, वैसे गर्ल्स, अभी चलना कहाँ है? तन्वी इस बार मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ तुम ले चलो, आज हम वहीं जाएंगे। तरंग मुस्कुराते हुए बोला, तब तो मैं तुम दोनों को शॉपिंग में ले जाऊंगा। वैसे भी मैंने सुना है लड़कियों को शॉपिंग करना बेहद पसंद है। इस पर तन्वी और रूहानी दोनों उछल पड़ी, क्योंकि उन्हें सच में शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। वही रूहानी ने विवान के यहाँ मीटिंग होने की भी बात बता दी, जिसे सुन तरंग बोला, ठीक है, तो हम शॉपिंग के बाद यही आ जाएंगे, तब तक उनकी मीटिंग खत्म भी हो जाएगी। जिसे सुन रूहानी और तन्वी ने भी खुशी से अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद तीनों तरंग की कार से शॉपिंग के लिए निकल गए और रूहानी और तन्वी की कार लेकर ड्राइवर घर चला गया, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें जाने को कहा। तीनों शॉपिंग मॉल पहुंचे और फिर उन तीनों ने जम के शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद वो जब शॉपिंग मॉल के बाहर आए तो वहाँ पानी पूरी का एक ठेला था, जिसे देख रूहानी और तन्वी भागी भागी उसके पास चली गई। वही तरंग शॉपिंग बैग्स को कार में रखकर उनके पीछे पीछे आया। गर्ल्स, ये सब हाइजीनिक चीज है, तुम दोनों क्यों खाती हो ये सब? तन्वी तरंग पर थोड़ा इठलाते हुए बोली, क्योंकि हमें पसंद है खाना। उसके बाद वो पानी पूरी वाले से बोली, भैया 3 पानी पूरी की प्लेट लगाना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हें खाओ, तरंग बोला। तो तन्वी फिर से बोली, अच्छा भैया 2 प्लेट लगा दीजिए। वो क्या है ना, हमारे तरंग जी को तीखा पसंद नहीं। तन्वी ने ये बात तरंग पर थोड़ा तंज कसते हुए बोली, जिस पर रूहानी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों बेचारे की जान लेने पर तुली हो तुम? तन्वी तरंग अब थोड़ा झूठी नाराजगी जताते हुए वही अपनी पिठ किए खड़ा हो गया। तन्वी और रूहानी पानी पूरी खा रहे थे, तभी तन्वी को कुछ बुरा लगा तरंग के लिए, तो वो बिना कुछ सोचे समझे तरंग के आगे आई और उसकी तरफ एक पानी पूरी बाते हुए बोली, सॉरी। तरंग गुस्सा नहीं था, लेकिन वो झूठी नाराजगी जताते हुए बोला, नहीं, तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओ, तभी मैं खाऊंगा। अब रूहानी पीछे से बोली, खिला दो यार, क्यों बेचारे को इतना तड़पा रही है तन्वी? वही पानीपुरी वाला भी मुस्कराते हुए बोला, मैडम खिला दीजिए।